नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे साथियों। उत्कर्ष परिवार के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। शाम के बज चुके हैं 9 और 9 बजने के साथ ही आप सभी से हमारी मुलाकात होती है पर डे, है ना। आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास का लाभ उठा रहे होंगे। हालांकि त्यौहार चल रहे हैं और त्योहारों की वजह से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो भाई साहब छुट्टी मना रहे हैं, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि बच्चा जो है छुट्टी मना रहा है, बच्चा एंजॉय कर रहा है, बच्चा बहुत आराम से इत्मीनान से चीज़ों को कर रहा है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर से ही मन लगा के पढ़ रहे हैं, जैसे विभू गुप्त हैं, शिवम गिरी हैं, विराट सिंह हैं, इसके अलावा आप देखेंगे किट्टू हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ दो कारण हैं जिसकी वजह से वॉचिंग डाउन है। एक तो बड़ा कारण है पीईटी में बच्चों को लगा था कि बहुत अच्छा करेंगे, पर थोड़ा सा क्या हुआ, निराशा हाथ लगी। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा कारण था पीईटी के बाद, वह क्या था भाई साहब, तो वह जो दूसरा बड़ा कारण था पीईटी के बाद, वो देखा गया कि त्यौहार चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो बच्चा जो है वो छठ, दिवाली, होली इन सब में लगा हुआ है। क्या, तो छठ की तैयारी कर रहा है। लड़के आप देखेंगे तो लड़के बहुत ज़्यादा छठ की तैयारी नहीं करते हैं। लड़के तो बस यही है कि मतलब जो मिल जाए। अगर उन्होंने लाल टी शर्ट पहना हुआ है, किसी ने कह दिया कि भैया लाल टी शर्ट में बहुत शानदार लग रहे हैं, तो लड़का 1 महीना पढ़ेगा। ये जो छठ है, रक्षाबंधन है, इसमें जो फ़ायदा होता है ये ज़्यादातर लड़कियों को होता है। क्या होता है भाई, लड़कियों को, लड़कियों ने बहुत शानदार अपना लाभ उठाया हुआ है, कपड़े खरीदे हुए हैं। लड़के बेचारे बस जिंदा हैं जैसे तैसे। अगर छठ है तो आप देखेंगे डलिया लेके टहल रहे हैं, या फिर अगर दिवाली है तो बम बम कहीं फोड़ रहे होंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना देर किए हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। एक बार बढ़िया से सेशन को लाइक करें और शेयर करें और देखते हैं आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे। कह रहा, मास्की जो शिलालेख है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। क्या भाई, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। जैसा कि आज टॉपिक ही है भारत के राज्य। क्या है भाई, टॉपिक ही है भारत के राज्य। ऐसी दशा में जो मास्की शिलालेख है, हमसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में किस राज्य में है। देखो, अगर हम देखेंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कुछ चीजें नोट करना। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि यह बताइए महाबलीपुरम मंदिरों का समूह कहां पर है। उत्तर क्या होगा, जब भी पूछा जाए कि यह बताइए महाबलीपुरम मंदिरों का समूह यह कहां पर है, आप क्या बताओगे, महाबलीपुरम मंदिरों का समूह तमिलनाडु में है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमसे पूछा जाता है मदुरई जो शहर है, यह भाई साहब कहां पर है, तो मदुरई भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा हमसे पूछा जाए कि यह बताइए तंजावुर कहां पर है, तो तंजावुर आपको दिखाई देगा, यह भी कहां पर दिखाई देगा, तो तंजावुर भी आपको दिखाई देगा कहां पर, यह भी दिखाई देगा तमिलनाडु में। बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें 4 धामों में, तो 4 धामों में एक है रामेश्वरम। कौन सा है, 4 धामों में एक है रामेश्वरम। रामेश्वरम भी हमसे पूछा जाता है कि यह बताइए रामेश्वरम, ये जो तीर्थ स्थान है यह कहां पर है। उत्तर क्या होगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, अगला है आंध्र प्रदेश में। अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से 2-3 सवाल जो पूछे जाते हैं उसको नोट करना। पहला, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो उत्तर होता है आंध्र प्रदेश। क्या भाई, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जब भी आपसे पूछा जाए आप क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश बताओगे। क्या बताओगे भाई, आंध्र प्रदेश बताओगे। इसके अलावा तुम देखोगे तो यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है जिसे हम कुचिपुड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो कुचिपुड़ी के नाम से यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसको जानते हैं। यह भी परीक्षाओं में मल्टीपल ऑफ टाइम पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को भाई साहब हम कहते हैं टाइगर स्टेट। क्या कहते हैं, अगर पूछा जाए किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं, उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। या फिर आपसे पूछा जाए कि यह बताइए यह जो मध्य प्रदेश है, क्या भाई, मध्य प्रदेश है, यहां का आप देखेंगे तो पहला होने वाला है सोलर सिटी। क्या नाम है उसका, जल्दी से कमेंट करके बताओ। विराट सिंह राठौर, काजू शुक्ला, मीनू, ये यहां पर जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जो मास्की शिलालेख पूछ रहा है ये आप देखेंगे क्या है, तो उत्तर होगा कर्नाटक। कहां पर स्थित है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो यहां पर डी हो जाएगा, कर्नाटक इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा मई 1982 में हुए आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। कौन सा राज्य था जहां पर प्रथम बार
ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ये पूछ रहा है। अब देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग करने की चर्चा हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सुनोगे? पहली बात तो ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताइए जो पहला आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था? हमने पीछे की क्लासों में आपको बहुत बार बताया है कि 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। क्या हुआ था भाई? पहला आम चुनाव हुआ था। इसमें कितने आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था? 21 वर्ष के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। चुनाव आयोग प्रारंभ में भाई साहब इसमें आप देखेंगे तो एक मुख्य आयुक्त हुआ करते थे, चुनाव आयुक्त। उसके बाद आप देखेंगे तो अन्य नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसमें भी परिवर्तन हुआ। 61वां संविधान संशोधन के बाद 1989 में चुनाव आयोग जो संस्था है, चुनाव आयोग जो संस्था है, इसको आप देखेंगे कि यह भी बहुसदस्यीय हो गई। तो कई बार यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से समय में चुनाव आयोग जो संस्था है ये बहुसदस्यीय हो गई। बहुसदस्यीय का मतलब है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सहायक चुनाव आयुक्त आपको दिखाई देंगे। हमने पीछे पढ़ाया है कि प्रथम वोटर कौन थे, तो प्रथम वोटर थे श्याम शरण नेगी साहब। कौन थे? श्याम शरण नेगी साहब। ये सब बातें हमने कई बार बताई हुई हैं। चुनाव आयोग के बारे में हमने ये भी बताया है कि भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 में इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ से कहाँ तक? 324 से 329 में इसका उल्लेख मिलता है। और अब देखो, ये तो बातें हमने करी। इस समय जब चुनाव हुआ करते थे तो ये बैलेट पेपर पर हुआ करते थे। क्या भाई? बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ करते थे। लेकिन होता क्या है, आगे चल के एक मशीन आती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कौन सी मशीन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक मशीन आती है भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम बोला जा रहा है शॉर्ट में। क्या? जिसको ईवीएम बोला जा रहा है। बड़ी विवाद हुआ इसको लेके, ईवीएम को लेके, कि ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम में प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप देखेंगे तो यह जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आपसे पूछ रहा है कि पहली बार इसका प्रयोग कहां पर हुआ। तो देखो 1982 में पहली बार प्रायोगिक तौर पर इसका जो प्रयोग हो रहा है, कहां पर हो रहा है? केरल में। तो आप क्या बताओगे? सर केरल में पहली बार प्रयोग हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनना, ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग तो केरल में हुआ। लेकिन आप देखेंगे ना, आम चुनाव में जो इसका इस्तेमाल हुआ, क्या अगर पूछा जाए कि आम चुनाव में इसका इस्तेमाल पहली बार कब से शुरू हुआ, तो आम चुनाव में इसका इस्तेमाल पहली बार अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे इसका प्रारंभ 1998 से आम चुनाव में रेगुलर यूज में लाई जाने लगी ये जो ईवीएम्स हैं ये। ऐसी दशा में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केरला इस प्रश्न का उत्तर होगा। ज्यादातर बच्चे सही बता रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। क्या भाई? ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है ये पूछ रहा है। देखो ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, अब देखो सिक्किम में हम देखेंगे तो बहुत पॉपुलर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये बताइए कंचनजंगा यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है। तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत बार पूछा जाता है। आप क्या बताओगे? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह पूछा जाता है कि ये बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा तुम देखोगे तो कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान भी आपको कहां पर दिखाई देगा? तो यह भी दिखाई देगा गुजरात में। क्या भाई? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, ये सब कहां पर दिखाई देंगे? तो सभी के सभी दिखाई देंगे। कहां पर? गुजरात में। और ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर मिलेगा? गुजरात में ही मिलेगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे मध्य प्रदेश में। कहां पर? भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान। यह कोई पूछ ले कि कहां पर मिलेंगे, तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर कोई पूछेगा उत्तर होगा कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यह कहां पर मिल जाएंगे। तो यह मिलेंगे भाई साहब कहां पर? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? जैसे कुछ पॉपुलर अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करें यहां पर तो नोट करना। अगर हम बात करें, हमसे पूछा जाए कि यह बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। क्या भाई? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमसे पूछा जाए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा कहां पर? मध्य प्रदेश में ही। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो यह भी कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में ही। इसी प्रकार से तुम देखोगे तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी कहां पर मिलेगा?
तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो यह भी मिलेगा कहाँ पर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मिलेगा, क्या भाई, बांधवगढ़ पूछ ले राष्ट्रीय उद्यान, या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच, ये सब कहाँ पर मिलेंगे, तो सभी के सभी आपको दिखाई देंगे कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद देखो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो यह कहाँ पर मिलेगा, हरियाणा मिलेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा, तो यह मिलेगा हरियाणा में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, गुजरात। क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्या भाई, प्रसिद्ध धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए भाई, राधे राधे सभी को, जय श्री राम भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर नमस्कार भी कर रहे हैं, सभी को नमस्कार है। और सब बहुत ही मेहनत से पढ़ते रहो। क्या भाई, सब मेहनत करते रहो। एक बार कमेंट करके बताओ दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी है कि नहीं। क्या दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी नहीं। यहाँ पर मैं भी बता रहा हूँ कि हमारी तरफ से दिवाली की तैयारी बहुत कुछ खास नहीं है। हाँ, हमने ये जरूर किया हुआ है कि एक बढ़िया भौकाली साड़ी माता जी के लिए लेके चले गए हैं। क्या, माता जी के लिए लेके चले गए हैं, लेके मतलब खरीद के रखे हैं। अब जाएंगे घर पे तो उनको क्या करेंगे, भेंट करेंगे, जिससे खुश हो जाए। क्या हो जाए, खुश हो जाए, कहे कि लड़का जो हमारा है वो थोड़ा सा अब लायक हो गया है। क्या भाई, थोड़ा सा लायक हो गया है। क्योंकि आप देखो जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं उनका एक ही काम है, और वह काम क्या है भाई साहब, उनका केवल और केवल एक ही काम है। अगर उनकी माता जी मुस्कुराती रहें तो बस बच्चों का जीवन सफल है, बाकी सब मोह माया है ना। लड़कों के एक ही ख्वाहिश ये होती है कि उनकी मम्मी जो है वो मुस्कुराती रहें, और मेरी पूरी कोशिश रहती है, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप सभी की ये पूरी कोशिश जरूर है कि माता जी बस खुश रहें। बाकी अगर माता जी पिताजी खुश हैं तो दुनिया के विजेता हैं हम भाई साहब, सिकंदर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा धमेख स्तूप। देखो हमने कुछ स्तूप पढ़ाए हैं जो बार बार ही पूछे जा रहे हैं। जैसे हमने बताया है एक स्तूप केसरिया स्तूप। क्या भाई, केसरिया स्तूप हमसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह बताइए केसरिया स्तूप कहाँ पर है। तो केसरिया स्तूप जब भी आपसे पूछा जाए यह कहाँ पर मिलेगा, केसरिया स्तूप मिलेगा बिहार में। कहाँ पर भाई साहब, तो बिहार में मिलेगा केसरिया स्तूप। एक तो यह पूछा जाता है। फिर आप देखेंगे सांची का स्तूप पूछा जाता है कि यह बताइए सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप कहाँ पर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप अगर पूछा जाए कि यह कहाँ पर है, तो सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप यह आपको दिखाई देगा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप दिखाई देगा। तो यह पूछा जाता है कि भाई साहब सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फिर हमसे पूछा जाए कि यह बताइए, इतनी बातें हमने बता दिया तो एक सवाल और पूछा जा सकता है, कौन सा भाई साहब, धमेख स्तूप। कौन सा, धमेख स्तूप और चौखंडी स्तूप कहाँ पर है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, धमेख स्तूप और चौखंडी स्तूप यह कहाँ पर दिखाई देगा, यह दिखाई देगा सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में दिखाई देगा धमेख स्तूप और चौखंडी स्तूप। इसी प्रकार से रामाभर स्तूप पूछा जाए कि यह बताइए रामाभर स्तूप कहाँ पर है, तो रामाभर स्तूप नोट करना, यह दिखाई देगा कहाँ पर, रामाभर स्तूप दिखाई देगा कुशीनगर में। कहाँ पर भाई, कुशीनगर में आप देखेंगे तो रामाभर स्तूप दिखाई देगा। तो ये भी पूछा जाता है रामाभर स्तूप कहाँ पर है, कुशीनगर में। इसी प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यह बताइए रामाभर स्तूप अगर कुशीनगर में है तो सहेत महेत स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो नोट करना, सहेत महेत स्तूप अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यह बताइए सहेत महेत स्तूप कहाँ पर है, तो सहेत महेत स्तूप है भाई साहब श्रावस्ती में। क्या है भाई, श्रावस्ती में है सहेत महेत स्तूप, ये भी पूछा जाता है। इसी प्रकार से एक और स्तूप पूछा जाता है बोरोबदूर स्तूप। कौन सा, एक और स्तूप यहाँ पर पूछा जाएगा कि बोरोबदूर स्तूप कहाँ पर है। तो बोरोबदूर स्तूप की अगर हम चर्चा करें तो बोरोबदूर स्तूप इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है भाई, इंडोनेशिया में है। और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप
स्तूप इसको माना जाता है। क्या? बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया में है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। तो ये कुछ पॉपुलर स्तूप हैं। केसरिया स्तूप कहाँ पर है? तो यह दिखाई देगा बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। इसी प्रकार सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप, यह दोनों कहाँ पर दिखाई देंगे? मध्य प्रदेश में। रामाभर स्तूप कहाँ पर है? तो यह दिखाई देगा कुशीनगर में। धमेख स्तूप और चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। ऐसी दशा में यहाँ पर जो धमेख स्तूप पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? उत्तर प्रदेश में ऑप्शन संख्या बी। क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश में ऑप्शन संख्या बी। और अगर हम बात करें धमेख स्तूप की, क्या? धमेख स्तूप की, तो ध्यान रखना, धमेख स्तूप से अगर प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए? धमेख स्तूप से अगर प्रश्न पूछा जाए भाई साहब कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो स्तूप है, धमेख स्तूप और चौखंडी स्तूप, किसने बनवाया था? तो इसको नोट करना, अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने इसको बनवाया था। किसने भाई? अशोक ने इसको बनवाया था, है ना। तो ये भी पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित है? क्या? बिहार राज्य में स्थित है। तो ये तो लड्डू सा प्रश्न है। क्या भाई? लड्डू सा प्रश्न है। लड़का जो है देखते ही उत्तर बता देगा। क्या करेगा? देखते ही उत्तर बता देगा। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम चर्चा करें तो नालंदा विश्वविद्यालय यह आपको दिखाई देगा बिहार में। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी। अगर हमसे पूछा जाए, यह बताइए इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना किया था। और इसको नष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको भाई साहब नष्ट करने का श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी को। किसको? बख्तियार खिलजी को जाता है इसको नष्ट करने का श्रेय। तो यह भी बात परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इसको नष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? यह जाता है बख्तियार खिलजी को। किसको भाई? तो बख्तियार खिलजी को नष्ट करने का श्रेय जाता है। और स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी। तो नोट करना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या भाई? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं एक समिति, जिस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, इसका नाम क्या था? शिवरामन समिति। क्या नाम था भाई? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। कब किया गया? तो इसकी स्थापना किया गया, आप देखेंगे जुलाई 1982 में। कब हुआ था? जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई। अगर हम बात करें तो पूछा जाता है हमसे क्या कि भारत में आप देखेंगे कृषि के लिए सबसे बड़ा, कृषि एवं इससे संबंध क्षेत्रों से, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का सबसे बड़ा जो बैंक है, कौन सा बैंक है? तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का सबसे बड़ा बैंक आपको दिखाई देगा। कौन सा बैंक? तो सबसे बड़ा बैंक यह दिखाई देगा यहाँ पर। क्या? तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का जो सबसे बड़ा बैंक है, इसका नाम है क्या? तो नाबार्ड या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। जो किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है अथवा ग्रामीण विकास से संबंधित है, और इससे संबंधित सबसे बड़ा बैंक है ये नाबार्ड। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना आप देखेंगे जुलाई 1982 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताओ कि इरडा का मुख्यालय कहां पर है। क्या? जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताओ कि इरडा का मुख्यालय कहां पर है, क्योंकि ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इरडा का मुख्यालय कहां पर है। जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक चट्टान गुफा मंदिर है जो दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है। कौन सी गुफा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं, ध्यान से सुनना, उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, इनका संबंध कहां से है? तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, ये संबंधित है कहां से? तो यह संबंधित है ओडिशा से। नोट करना, उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, कहीं पर भी अगर ये सवाल पूछा जाता है कि कहां से संबंधित हैं, ओडिशा से संबंधित है। कहां से भाई? ओडिशा से। फिर पूछा जाता है बादामी गुफाएं कहां पर हैं? तो बादामी गुफाएं मिलेंगी कर्नाटक में। कहां पर?
कर्नाटक में आपको मिलेंगी बादामी गुफाएं। ये भी पूछा जाता है कि बादामी गुफाएं कहाँ पर हैं, कर्नाटक में। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं इसके बारे में नोट करना कि ये मिलेंगी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर? अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं यह कहाँ पर मिलेंगी, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। बहुत पूछा जाता है, क्या भाई, बहुत पूछा जाता है। अब देखो इसमें इन दोनों में जो मोनोलिथिक संरचना है, कौन सा चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है, तो नोट करना एलोरा की गुफाएं। क्या भाई, एलोरा की गुफाएं हैं। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी होगा। और यहां पर एक मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर। कौन सा? कैलाशनाथ मंदिर। इसी को भाई साहब कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना वाला टेंपल। क्या? तो जो कैलाशनाथ मंदिर है इसी को कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना वाला टेंपल। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहां पर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, एलोरा की गुफाएं। तो उत्तर नोट करना ऑप्शन संख्या सी। हाँ भाई साहब, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह बताइए भारत का कौन सा शहर इसमें से चाय उद्योग से जुड़ा है। क्या भाई, भारत का कौन सा शहर है जो चाय उद्योग से जुड़ा है? जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताओ। कुछ बच्चे तो चाय पी भी रहे होंगे, क्या चाय की चुस्की लेके पढ़ रहे हैं। एक राय जाननी थी आप लोगों से, यहां पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये मतलब जो सेशन है दिवाली के बाद से, छठ पूजा के बाद से, इसको 8 बजे से किया जा सकता है क्या? क्योंकि 9 बजे बहुत ज्यादा रात हो जा रही है। क्या भाई, जो कि रूम पे पहुंचते हैं तो 10:15 साढ़े 10 हो जा रहा है। तो ये जरूर मैं आप लोगों का सुझाव जानना चाहूंगा, क्या इसको थोड़ा पहले किया जा सकता है क्या? 8 बजे से किया जा सकता है क्या? कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे 9 बजे तक, जो गांव वाले बच्चे हैं वो सो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। थोड़ा सा पहले हो जाए। दूसरी चीज एक ये भी हो कि रात न हो बहुत ज़्यादा, जैसे 10:30 बजे रात में मान लीजिए हम जा रहे हैं घर और इसी दौरान कोई चुड़ैल पीठ पे लटक गई तो फिर मैं क्या करूंगा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं जानना चाहता हूं, हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? चलो भाई जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताना, इस सुझाव जरूर बताना कि 8 से 9 थोड़ा सा सही टाइम रहेगा, क्योंकि जाड़ा आगे आने वाला है, बड़ी समस्या होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कह रहा भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा हुआ है? तो पानीपत को आप देखेंगे, ये चाय उद्योग से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन यहां पर युद्ध बहुत ज्यादा हुए थे। अहमदाबाद को सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए भाई? ये आप देखेंगे तो जो शहर है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और इसको तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं भाई? तो इसको तो कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। तो ये तो यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मदुरई, इसको कई चीज़ें आप देखेंगे तो पूरब का एथेंस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पूरब का एथेंस कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण की काशी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की काशी कहते हैं इसको। फिर मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या? मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर, त्योहारों का शहर, ये सब जो नाम मिलेंगे, मंदिरों का शहर। इसके अलावा तुम देखोगे तो त्योहारों का शहर, यहाँ पर इन सभी नामों से हम इसको जानते हैं। मंदिरों का शहर अथवा त्योहारों का शहर, इन सभी नामों से जाना जाता है। किसको? इन सभी नामों से, मंदिरों का शहर, त्योहारों का शहर, पूरब का एथेंस, दक्षिण की काशी, इन सभी नामों से मदुरई को जाना जाता है। लेकिन जो चाय उद्योग है यह दिखाई देगा दार्जिलिंग में। कहाँ पर? तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग आपको दिखाई देगा। और आपने पढ़ा होगा बहुत समय पहले से कि भारत का पहला जो जीआई टैग था ना, भारत का पहला जीआई टैग, प्रथम जीआई टैग वो इसी दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। तो भारत का पहला जो जीआई टैग था यह आप देखेंगे इसी दार्जिलिंग के चाय को ही दिया गया था। उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन संख्या सी होना चाहिए, जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पूर्व माध्यमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है? क्या भाई, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य हमसे पूछ रहा है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो हमसे क्या क्या पूछा जाएगा? पहला, अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? यहां पर ध्यान से सुनना। अगर यह पूछ लिया जाए कि ये बताइए, यहां पर नोट करना कि भारत में पहली शिक्षा नीति कब लाई गई? तो प्रथम शिक्षा नीति भारत में इंदिरा गांधी के समय में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1968 में। जो पहली शिक्षा नीति थी यह लाई गई 1968 में। ये बात ध्यान से सुनना, भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब लाई गई? 1968 में। इसके बाद नोट करना, भारत में जो दूसरी शिक्षा नीति लाई गई, दूसरी शिक्षा नीति, द्वितीय शिक्षा नीति, यह लाई गई 1986 में।
पहली शिक्षा नीति 1968 में और दूसरी शिक्षा नीति लाई गई 1986 में। कब भाई साहब? 1986 में। जो पहली शिक्षा नीति थी 1968 में लाई गई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाई गई, तीसरी शिक्षा नीति यह लाई गई 2020 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो भाई साहब इसका उद्देश्य था कि 2030 तक एटलीस्ट 100% एनरोलमेंट तो हो ही जाए। क्या हो जाए? 100% एनरोलमेंट तो हो ही जाए 2030 तक। इसी उद्देश्य से हमने इसको शुरू किया। क्या? इसी उद्देश्य से हमने इसको शुरू किया था। और इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो पहला राज्य था यह क्या था? उत्तराखंड था। क्या था भाई? उत्तराखंड था। देखो प्रारंभ में जो शिक्षा नीतियाँ लागू की गई थी ना, जैसे पहली शिक्षा नीति, इसका उद्देश्य क्या था? इंदिरा गांधी ने लागू किया था कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कम से कम साक्षरता प्राप्त हो। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति में भी कई सारी चीजें ऐड की गई, इवन पर्यावरण भी इसमें ऐड किया गया दूसरी शिक्षा नीति में, क्योंकि हमने बताया था कि भोपाल गैस जो त्रासदी घटना हुई थी ये इसी समय हुई थी। इसके बाद 2020 में तीसरी शिक्षा नीति आई अभी में। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो पूर्व माध्यमिक आप देखेंगे स्तर पर है, माध्यमिक स्तर से पूर्व प्राथमिक स्तर पर भी जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी शिक्षित करना, 2030 तक क्या करना भाई साहब? तो 100% इनरोलमेंट करना स्कूलों में, 2035 तक साक्षरता की दर को बहुत अच्छे स्तर तक पहुंचाना। इन सभी उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया था और यहां पर उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन संख्या डी। अगला कह रहा है धूसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? क्या भाई? धूसका अगर हम बात करें तो कौन से राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, ये यहां पर पूछ रहा है। अब देखो अगर हम बात करें यहां पर तो धूसका अब यहां पर तो केवल और केवल झारखंड ही समझ में आ पा रहा है। क्या भाई? झारखंड ही समझ में आ पा रहा है। तो उत्तर नोट करना ऑप्शन संख्या भी। इसमें पंजाब का कोई खाद्य पदार्थ आप देखेंगे तो धूसका के नाम से तो नहीं होना चाहिए। केरल और आंध्र प्रदेश में धूसका शब्द ही नहीं चलता है। तो ये कहां पर होगा? झारखंड में। झारखंड से कुछ बातें जैसे नोट करें अगर हम लोग, तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि 15 नवंबर वर्ष 2000, कब भाई? 15 नवंबर वर्ष 2000 को आप देखेंगे तो इस राज्य का गठन किया गया। जो 15 नवंबर है ये दरअसल बिरसा मुंडा की जयंती है। किसकी जयंती है? तो बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती है। तो इन्हीं के जयंती के अवसर पर, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आप देखेंगे तो इसको शुरू किया गया था, इस राज्य का गठन किया गया। और जब ये गठन हुआ था ना, उस दौरान ये भारत का कौन से क्रम का राज्य था? तो 28वां राज्य था। क्या था भाई? भारत का 28वां राज्य था। अब लगे हाथ हमें ये भी बता दो कि भारत का 29वां राज्य कौन सा था? ये भारत का 28वां राज्य था। ऐसी दशा में भारत का 29वां राज्य कौन सा था? ये भी हमको लगे हाथ बता देना। तो इस प्रश्न का उत्तर नोट करना ऑप्शन संख्या बी, झारखंड। आगे चलते हैं। अगला है आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? क्या भाई? आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? अब ये सवाल पूछने का औचित्य क्या है इसको समझो। देखो अगर हम बात करें तो 1942 में, कब भैया? 1942 में क्या हुआ? एक मूवमेंट शुरू किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा मूवमेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन। यह आप देखेंगे मूवमेंट शुरू किया गया था कब? 1942 में एक मूवमेंट शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन जब मूवमेंट ये शुरू हुआ था, इस दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चला गया अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन जीरो आवर यह शुरू किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑपरेशन जीरो आवर इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर इसकी शुरुआत की गई। हम लोग पढ़ते हैं कि ऑपरेशन जीरो आवर में सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या भाई? सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी दशा में महात्मा गांधी को इसी आगा खान पैलेस में रखा गया था। किसको? महात्मा गांधी को इसी आगा खान पैलेस में रखा गया था। तो उत्तर होना चाहिए ऑप्शन संख्या ए यानी कि पुणे। क्या भाई? ऑप्शन संख्या ए यानी कि पुणे। पुणे में स्थित है ये आगा खान पैलेस, जहां पर गिरफ्तार करके रखा गया था किसको? महात्मा गांधी को। इस भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ बातें नोट कर लेना। क्या भाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहली चीज तो ये है कि इसी दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। कौन सा? तो करो या मरो का जो नारा दिया था ना, करो या मरो का नारा, ये आपको दिखाई पड़ेगा कि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। ये भी हमसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद तुम देखोगे कि हमसे पूछा जाए कि यह बताइए ये जो करो या मरो का नारा हमने दिया है किसने? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का जो नारा दिया गया है, इसमें कुछ बातें और हम नोट कर सकते हैं। जैसे अगर हम पढ़ते हैं कि इस दौरान कई राज्यों में कई जगहों पर आप देखेंगे तो समानांतर सरकार की स्थापना की गई।
जैसे बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना हुई, किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। क्या भाई? तो किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर और सतारा, यहाँ पर भी सतारा, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा क्या? तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और सतारा, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा समानांतर सरकार की स्थापना। इन तीनों में सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार कहाँ तक चली थी? तो उत्तर होगा कि यह चली थी कहाँ तक? तो महाराष्ट्र के सतारा में, है ना। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो संचालन का काम किसने किया था? क्या भाई? गुप्त तरीके से, गोपनीय तरीके से रेडियो संचालन का काम किसने किया था? जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर को दक्कन के क्वीन के नाम से भी जाना जाता है? क्या भाई? कौन सा भारतीय शहर है जिसे डेक्कन क्वीन कहते हैं? क्या कहते हैं? डेक्कन क्वीन कहते हैं। अब देखो पुडुचेरी लिख रहा है। पुडुचेरी से याद रखना, हमने बताया था 1954 में ये आप देखेंगे भारत का हिस्सा बनता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1954 में यह क्या बनता है? भारत का हिस्सा बनता है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने बताया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो दक्कन क्वीन के नाम से किसको जानते हैं? पुणे को जानते हैं। तो यहाँ पर 2 बार भाई साहब पुणे, आगा खान पैलेस कहाँ पर स्थित है? पुणे में ही। और डेक्कन क्वीन कहाँ किसे कहते हैं? तो पुणे को ही कहते हैं। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पुणे। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? कौन सी एक मणिपुर राज्य की मार्शल आर्ट कला है? ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो, अगर कहीं पर भी मार्शल आर्ट की हम लोग चर्चा करें, क्या करें? कहीं पर भी मार्शल आर्ट की चर्चा करें तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मार्शल आर्ट है, अगर पूछा जाए कलारी पयट्टू कहाँ से है, तो कलारी पयट्टू भाई साहब केरल का मार्शल आर्ट। क्या है? केरल का मार्शल आर्ट है और ये भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताइए भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी जो मार्शल आर्ट कला है, भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कला यह हो जाएगी यहाँ पर कलारी पयट्टू। क्या हो जाएगी? केरल की कलारी पयट्टू भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कला हो जाएगी। अगर हम बात करें गटका, तो गटका कहाँ से संबंधित है? पंजाब का मार्शल आर्ट है गटका। क्या है भाई? पंजाब का मार्शल आर्ट है गटका। थांगता की बात करें तो थांगता और संकीर्तन ये दोनों कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। क्या? थांगता और संकीर्तन ये दोनों कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा? मणिपुर से। और यही पूछ रहा है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, यानी कि थांगटा। आगे चलते हैं। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताते रहो। सिलंबम अगर पूछा जाए कहाँ की मार्शल आर्ट है, तो सिलंबम को नोट कर लेना। यहाँ पर अगर सिलंबम पूछा जाए कि यह बताइए सिलंबम कहाँ की मार्शल आर्ट कला है, तो नोट करना जो सिलंबम है यह कहाँ की मार्शल आर्ट कला है। सिलंबम अगर पूछा जाए कहाँ की मार्शल आर्ट कला है, तो तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु की मार्शल आर्ट कला है सिलंबम। ये भी पूछा जाता है। इसके बाद अगर तुमसे पूछ ले सिलंबम के अलावा यहाँ पर कि मर्दानी जो मार्शल आर्ट कला है ये कहाँ से संबंधित है, तो मर्दानी मार्शल आर्ट कला अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। क्या? महाराष्ट्र से संबंधित है। तो मर्दानी भी पूछा जाता है कि मर्दानी जो मार्शल आर्ट कला है ये कहाँ से संबंधित है, तो मर्दानी मार्शल आर्ट कला अगर आपसे पूछ ले, आप बताएंगे कि भाई साहब ये मर्दानी मार्शल आर्ट कला कहाँ संबंधित है, तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से बता दे रहे हैं। केरल में भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट कला है कलारी पयट्टू। भारत की अगर हम बात करें थांगटा जो मार्शल आर्ट है मणिपुर से संबंधित है। गटका पंजाब से संबंधित है। सिलंबम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। मर्दानी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। जो मय थाई है ये भी कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से, है ना। जो मय थाई है ये भी कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु से। आगे चलते हैं। अगला है, नासिक को भारत के कौन से कैपिटल के रूप में जाना जाता है? क्या भाई? नासिक को भारत के कौन से कैपिटल के रूप में जाना जाता है? लिख रहा है शराब कैपिटल, इसके अलावा सोना, इसके अलावा संतरा और कपास। क्या भाई? सोना, संतरा, कपास, इन सब की बात कर। देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोना तो भारत में पहले आप देखेंगे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये सोना का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये कहाँ पर होगा? कर्नाटक में। कहाँ पर भाई? कर्नाटक में। कपास की बात करें तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो कपास का उत्पादन होगा। महाराष्ट्र में और गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। अब देखो, संतरे की बात करें
तो संतरा तो भाई साहब नागपुर में होता है। कहाँ पर? संतरा तो नागपुर में होना चाहिए, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? नागपुर में। ऐसी दशा में अब देखेंगे तो नासिक में अंगूर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से यहाँ पर शराब बनाई जाती है। तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ऐसी दशा में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए होगा। अब देखो एक चीज़, दिल्ली पुलिस का आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस में हमने एसएससी के सारे 2023 के प्रश्न कराए हैं। ऐसी दशा में निश्चित लाभ मिलना चाहिए। बहुत अच्छे से हमने 2023 के ज़्यादातर प्रश्न हमने अपडेटेड ही कराए हैं ताकि बच्चे को एक तो पता रहे कि पेपर में कैसे पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड प्रश्न ही आ रहे हैं, इसलिए हम ये चीज़ करा रहे हैं। उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंब श्री योजना लागू किया गया था, जो एक महिला उन्मूलक समुदाय आधारित गरीबी कार्यक्रम था। देखो कुटुंब श्री योजना, इसकी शुरुआत की गई वर्ष 1998 में। कब शुरू किया गया? वर्ष 1998 में एक योजना शुरू की गई जिसे कुटुंब श्री योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो केरल में की गई थी। कहाँ से भाई? तो केरल में शुरू किया गया था। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। तो कुटुंब श्री योजना अगर पूछा जाए कहाँ से शुरू किया गया था? केरल से। कब शुरू किया गया था? 1998 से। आगे है, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पुराना बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर, ये आप देखेंगे किसका बना था? कह रहा लकड़ी का बना है, मिट्टी की ईंट का बना है, मिट्टी और छप्पर का बना है, या पकी हुई ईंट का बना है? जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताइए। भीतर गांव, इसका मतलब आप देखेंगे तो ये चर्चा कर रहा है क्या भाई? कानपुर की। किसकी? कानपुर की। अब देखो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अगर हम मंदिरों की चर्चा कर लें तो ये जो भीतर गांव मंदिर है किस काल का है? गुप्त काल का। किस काल का है भाई? गुप्त काल का जो भीतर गांव मंदिर है यह आपको दिखाई देगा। यही गुप्त काल का नहीं है, दशावतार मंदिर भी, यह भी आप देखेंगे तो जो दशावतार मंदिर है ये भी किस काल का है? तो दशावतार मंदिर की आप चर्चा करें, ये भी गुप्त काल का है। उत्तर प्रदेश में दो ऐसे मंदिर दिखाई देंगे जो गुप्ता डायनेस्टी के हैं। एक तो आप भीतर गांव मंदिर देखेंगे जो कानपुर में है, दूसरा दशावतार मंदिर, यह कहाँ पर है? ललितपुर में है। कहाँ पर है भाई? ललितपुर में स्थित है। और ये दोनों ही पके हुए ईंटों से बने हैं। क्या है? तो पके हुए ईंटों से बने हैं। उत्तर होना चाहिए ऑप्शन संख्या डी, पके हुए ईंटों से, है ना? क्या हो जाएगा भाई? पके हुए ईंटों से बने हुए हैं। उत्तर होना चाहिए था ऑप्शन संख्या डी। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ बातें और नोट कर लेना। क्या? कि यह जो मंदिर है ललितपुर का मंदिर, ये किस शैली में बना हुआ है? तो यहाँ पर मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली में। कौन सी शैली में? जो गुप्तकालीन मंदिर है वो ज़्यादातर किस शैली में स्थित है? पंचायतन शैली में। हमने कई बार बताया है कि जो पंचायतन शैली होती है इसमें आपको एक मेजर देवता दिखाई देंगे और 4 उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित देवता दिखाई देंगे। तो ये पंचायतर शैली में स्थित है। हालांकि ज़्यादातर मंदिर जो होते हैं उत्तर भारत में वो नागर शैली में बनते हैं। उत्तर भारत के ज़्यादातर मंदिर कौन सी शैली में आपको दिखाई देंगे? नागर शैली में दिखाई देंगे। दक्षिण भारत के ज़्यादातर मंदिर द्राविड़ शैली में दिखाई देंगे और कुछ वेसर शैली में आपको कॉमन दिखाई देंगे। क्या भाई? कॉमन दिखाई देंगे वेसर शैली में। नागर शैली के ही मंदिर ओडिशा में कलिंग शैली के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? कलिंग शैली के नाम से जाने जाते हैं। जैसे लिंगराज मंदिर है तो ये पूछा जाता है कौन सी शैली में है? कलिंग शैली में स्थित है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, पकी हुई ईंट। आगे चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? क्या भाई? धूम्रपान मुक्त राज्य है। अब देखो धूम्रपान मुक्त का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग सिगरेट विगरेट पीना बंद कर चुके हैं, नहीं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इंग्लिश में ये लिखा गया शब्द है यहाँ पर स्मोक फ्री, इसी को हिंदी में इन्होंने क्या कर दिया है? ट्रांसलेट किया, क्योंकि गूगल से ही ट्रांसलेट होते हैं पेपर यहाँ पर। ऐसी दशा में स्मोक फ्री को इन्होंने क्या लिख दिया है? धूम्रपान लिख दिया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक योजना शुरू की गई 1 मई 2016 से। क्या भाई? 1 मई 2016 से एक स्कीम शुरू की गई बलिया उत्तर प्रदेश से। कब से? 1 मई 2016 से एक स्कीम शुरू की गई बलिया उत्तर प्रदेश से। इस स्कीम का नाम था उज्ज्वला योजना। क्या था? इस स्कीम का नाम था भाई साहब उज्ज्वला योजना, है ना? इस स्कीम का नाम क्या था? उज्ज्वला योजना। अब ये जो उज्ज्वला योजना है इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भाई साहब एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, क्या? महिला सशक्तिकरण, और दूसरा इसका उद्देश्य था उज्ज्वला योजना का यहाँ पर क्या? तो उज्ज्वला योजना का जो दूसरा उद्देश्य था यह था कि आप देखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले 1 मई
2016 को इसकी शुरुआत की गई बलिया उत्तर प्रदेश से। नाम क्या रखा गया? उज्ज्वला योजना। और इसके तहत ना आप देखेंगे तो गैस कनेक्शन वितरित किए गए। क्या भाई? गैस कनेक्शन वितरित किए गए, वह भी मुफ्त में। ध्यान रखना, गैस कनेक्शन वितरित किए गए, वो भी मुफ्त में वितरित किया गया। प्रारंभ में इसमें छोटे छोटे लक्ष्य रखे गए, लेकिन देखते ही देखते ये संख्या 8 करोड़ पहुंच गई। क्या पहुंच गई? 8 करोड़ पहुंच गई। इसके बाद इसका दूसरा चरण शुरू किया गया। उनके लिए जो लगभग छूट गए थे पहले चरण का, जिन्होंने लाभ नहीं उठा पाए थे, तो उनके लिए 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के ही महोबा से इसकी शुरुआत की गई। कहां से? तो उत्तर प्रदेश के महोबा से ही इसकी शुरुआत की गई कि भाई साहब ये जो स्कीम है उत्तर प्रदेश के महोबा से आपको दिखाई पड़ेगी। ये स्कीम उत्तर प्रदेश के महोबा से आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसी दशा में 10 अगस्त 2021 को आप देखेंगे तो महोबा उत्तर प्रदेश से इसका दूसरा चरण शुरू किया गया, उज्ज्वला योजना 2.0। क्या? उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू किया गया। और आप देखेंगे कि उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत, क्या भाई? उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत ये कनेक्शन और भी सारे 1 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया। अब इसमें एक ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसने उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों तक ये लाभ पहुंचा दिया और इसको भारत का पहला स्मोक फ्री, क्या? भारत का पहला स्मोक फ्री राज्य घोषित किया गया या धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया। तो उत्तर नोट करेंगे क्या? ऑप्शन संख्या डी। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि जंजीरा किला भारत के किस राज्य में है और अरब सागर के एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। क्या भाई? जंजीरा किला पूछ रहा है कि भारत के कौन से तट पर है और अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। अब देखो इसमें लगभग सभी राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर के तट पर स्थित हैं, लेकिन जंजीरा किला कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। क्या है भाई? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, इसीलिए पेपर में भी आया है। उत्तर नोट करना महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? क्या भाई? ग्रीन पार्क स्टेडियम हमसे पूछ रहा है कहां पर स्थित है। अब देखो राजकोट में अगर हम बात करें तो राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा? राजकोट में अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेडियम है, तुम बताओगे सौराष्ट्र जो क्रिकेट स्टेडियम है। यह कहां पर स्थित है? तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम आपको दिखाई पड़ेगा कहां पर? यह दिखाई पड़ेगा यहां पर, राजकोट में। फिर पूछा जाए कि यह बताइए एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है? तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम अगर पूछा जाए, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम यह कहां पर है? तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम यह आपको दिखाई पड़ेगा कहां पर? बेंगलुरु में, है ना। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है? बेंगलुरु में। हैदराबाद में आप देखेंगे तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम अगर पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो इसको भी नोट कर लेना भाई साहब। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर है भाई? कानपुर में। कुछ और स्टेडियम जो पूछे जाते हैं उनको नोट करना। एक स्टेडियम जो बहुत पेपरों में पूछा जाता है, ब्रेबोर्न स्टेडियम। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करें तो ये है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ भाई साहब? मुंबई में, है ना। तो महाराष्ट्र के मुंबई में आप देखेंगे ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर एक और स्टेडियम मिलेगा, वानखड़े स्टेडियम, ये भी मुंबई में ही है। वानखड़े क्रिकेट स्टेडियम ये भी कहाँ पर है? मुंबई में है, पॉपुलर है, मुंबई में। इसके अलावा ईडन गार्डन, जहां पर विराट कोहली ने भी हाल ही में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ईडन गार्डन। तो ईडन गार्डन यह कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये दिखाई पड़ेगा भाई साहब कलकत्ता में। ईडन गार्डन आप देखेंगे तो यह कहां पर दिखाई देगा? कलकत्ता में दिखाई देगा। ये भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में और एक इसके अलावा एक लखनऊ में। क्या भाई? कानपुर में और इसके अलावा एक लखनऊ में आपको क्रिकेट स्टेडियम दिखाई देगा। लखनऊ वाले क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है? तो कानपुर में आपको यह दिखाई देगा। लखनऊ में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है इकाना स्टेडियम, और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी इसको कहते हैं। क्या भाई? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 क्रिकेट स्टेडियम है। एक तो आप देखेंगे कानपुर का ग्रीन पार्क, दूसरा इकाना स्टेडियम, और तीसरा भी हाल ही में बनने की घोषणा की गई है बनारस में। कहां पर? तो तीसरा भी हाल ही में बनारस में आप देखेंगे तो घोषणा हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? क्या भाई? तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर पूछ रहा है कहां पर मिलेगा। अब देखो यहां पर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। यहां से एक प्रश्न बनता है कि ये बताइए दलाई लामा कहां पर रहते हैं? तो नोट करना, दलाई लामा यह कहां पर रहते हैं पूछा जाए
उत्तर हो जाएगा दलाई लामा रहते हैं कहाँ पर, तो दलाई लामा रहते हैं भाई साहब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। सिक्किम में देखो तिब्बत के लिए, तिब्बती धर्मस्थलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है ना तिब्बती स्वर्ण मंदिर, यह कहाँ पर मिलेगा, तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन संख्या बी यानी कर्नाटक में। कहाँ पर मिलेगा भाई, कर्नाटक में मिलेगा। तो उत्तर नोट करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। चलो भाई, यहाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, क्या थोड़ा सा ठहर जाओ, बहुत शानदार तरीके से। हाँ हाँ समझ रहे हैं हम, क्या बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। लिट्टी चोखा वाले तो खुश हो जाएंगे, क्या लिट्टी चोखा वाले तो भाई साहब मतलब खुशी हो गए कि लिट्टी चोखा का क्या सीन है। यही प्रश्न देखने के बाद बच्चा जो है वो खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न की कल्पना करते हैं, बस ऐसा प्रश्न मिल जाए तो माहौल बन जाए। क्या भाई देखो, महाराष्ट्र वाले आप देखेंगे रोहित शर्मा का नाम ही बड़ा पाव रख दिए हैं, क्या रोहित शर्मा का नाम ही रख दिए हैं बड़ा पाव। तो महाराष्ट्र का जो आप देखेंगे मिलेगा, वह क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा भाई साहब बड़ा पाव। इसके बाद तुम देखोगे ओडिशा में रसोगुल्ला बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या है, रसोगुल्ला बहुत ही प्रसिद्ध है। गुजरात में आप देखेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, उच्चारण सही से नहीं कर पाऊंगा, तुम कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से व्यंजन है जो गुजरात में बहुत ही पॉपुलर है। क्या भाई गुजरात में बहुत पॉपुलर है। और लिट्टी चोखा वाले उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा भाई, बिहार। तो बिहार से हमने कई चीजें बताई, जैसे जाट जाटिन हमने नृत्य बताया हुआ है, इसके अलावा हमने सामा चकेवा बताया हुआ है। क्या भाई, सामा चकेवा बताया हुआ है बिहार से। इसके अलावा हमने पीछे विदेशिया बिरहा ये सब बताया हुआ है कि विदेशिया, इसके अलावा बिरहा ये सब यहाँ पर दिखाई देगा। विदेशिया बिरहा ये कहाँ संबंधित है, तो जाट जाटिन सामा चकेवा विदेशिया बिरहा ये सब संबंधित है कहाँ से भाई साहब, तो ये सब संबंधित है आप देखेंगे बिहार से। इसके अलावा तुमसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में बिहार का राजकीय पर्व आ रहा है छठ पूजा, तो ये भी कहाँ से संबंधित है, बिहार से ही संबंधित है ना। तो ये सब बता सकते हो तुम लोग। और दो पेंटिंग बता सकते हो, मधुबनी पेंटिंग। क्या मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, बिहार से ही। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिहार। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्या भाई, कौन सा महल है जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित महलों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कनकनुक्कू पैलेस। क्या भाई, तो कनकुकन्नू पैलेस, ऑप्शन संख्या डी। क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि यह बताइए बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है भाई, बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर हमने विभाजित कर दिया। अब देखो कह रहा है कि इससे वर्ष 1960 में कौन कौन से राज्य बने थे, कौन कौन से राज्य बने थे, ये हमसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य पूछा जाए कि यह बताइए भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य है इसका नाम क्या था, तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था इसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या हुआ भाई, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य, और ये 1953 में गठित किया गया था, क्योंकि पोट्टू श्रीरामल्लू जिद पर आ गए थे, उनकी मृत्यु हो गई, इसकी वजह से मजबूरी में ये राज्य बताना पड़ा और एक संस्था का गठन करना पड़ा, आयोग का गठन करना पड़ा, जिसका आप देखेंगे नाम था फजल अली आयोग, क्योंकि यही इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ। इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और भाषाई आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत देश में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। क्या भाई, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन उस समय तक अभी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को बॉम्बे बोला जाता था। क्या भाई, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को बॉम्बे बोला जाता था। तो 1960 में महाराष्ट्र उन लोगों के लिए बनाया गया जो मराठी बोल रहे थे। क्या भाई, उन लोगों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया जो मराठी बोल रहे थे, जबकि यहां पर ध्यान रखना जो गुजराती बोल रहे थे उनके लिए एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया गुजरात। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है। हमसे पूछ रहा है महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष कौन सा है। अब देखो यहां पर लिख रहा है अशोक की बात करें तो अशोक तो अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। क्या है भाई, तो यूपी का जो राजकीय वृक्ष है ना इसका नाम है अशोक। फिर आप देखेंगे तो बरगद ये भारत का अपना राजकीय वृक्ष है। क्या है भाई, तो ये तो राष्ट्रीय वृक्ष है भारत सरकार का। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का उत्तर क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या भाई, आम हो जाएगा। अब देखो जनसंख्या के आधार पर
जनसंख्या के आधार पर तुम देखोगे कि जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा राज्य यह हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन अगली जो लाइन बता रहे हैं उसको अलग से नोट करना। जनसंख्या के आधार पर तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन शहरी जनसंख्या के आधार पर अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है, तो शहरी जनसंख्या के आधार पर भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है। शहरी जनसंख्या के आधार पर भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है, पहला सबसे बड़ा राज्य है। तो शहरी जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पहला सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा यहाँ पर क्या? तो बता सकते हो कि शहरी जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक शहर है मुंबई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है। अगर पूछा जाए भारत के किस शहर में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है, तो मुंबई में। और शहरी जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तब भी क्या बताओगे? मुंबई, है ना। तो ये कुछ महाराष्ट्र, ये कुछ बातें याद रखना। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं, 80 हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में ही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? अब देखो, कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इसका नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। 2-3 बातें याद रखना। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक कॉफी के अलावा मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या भाई? मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और सूरजमुखी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये भी याद रखना कि मक्का और सूरजमुखी इन सभी के उत्पादन में पहले स्थान पर मिलेगा क्या? कर्नाटक, है ना। ये बता सकते हो। केरल को हम लोग मसालों का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को। तो ये मसालों का बगीचा हो जाएगा। इसके बाद तुम देखोगे तो केरल से हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि केरल को मसालों का बगीचा तो कहते ही हैं। साथ में यहाँ पर ध्यान देना कि केरल से हम लोग एक आध चीज़ें और पढ़ते हैं। क्या भाई? तो केरल में आप देखेंगे नारियल का भारत में जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, ये भी ध्यान देना। तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा केरल। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना। तो याद रखना उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या 1 कर्नाटक। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है? क्या भाई? कौन सा जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का स्थल है? मस्की की बात करें, पीछे पड़ के आ रहे हैं, ये कहाँ संबंधित है? कर्नाटक से। तो मस्की तो हो जाएगा भाई साहब, कहाँ से? कर्नाटक से। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रह्मगिरी, तो ये कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र की है। कहाँ से? महाराष्ट्र का। और जो पूछ रहा है इसका उत्तर क्या होगा? बुर्ज होम हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। क्या होगा? तो बुर्ज होम हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला कह रहा है चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर हम बात करें, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नोट करना कि यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन संख्या सी। हरियाणा में आप देखेंगे अभी हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया गोरखपुर में। हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया। तो ये भी तुम बता सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंबन द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई साहब पंबन द्वीप को आप देखेंगे रामेश्वरम से थोड़ी दूरी पर स्थित है। कहाँ पर? तो रामेश्वरम से थोड़ी दूरी पर स्थित है। रामेश्वरम से थोड़ी दूरी पर स्थित है। और आदम का पुल या राम सेतु का ही हिस्सा है। क्या है? आदम का पुल अथवा राम सेतु का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना। तो आदम का पुल अथवा राम सेतु का हिस्सा है और यह आपको दिखाई देगा कहाँ पर? रामेश्वरम में। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। ओडिशा की बात करें तो व्हीलर द्वीप अगर पूछ लिया जाए, जिसे वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, यह कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा कहाँ पर? ओडिशा में। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप, ये पूछ लिया जाए भाई साहब श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा यहाँ पर आपको दिखाई देगा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार से केरल में बात करें तो केरल में साइलेंट वैली पूछ लिया जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली अगर पूछा जाए तो कहाँ पर मिलेगा? केरल में। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। आगे चलते हैं।
कद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ पर है? तो कद्रेमुख लौह अयस्क खदान की अगर हम चर्चा करें तो कद्रेमुख लौह अयस्क खदान यह कहाँ पर दिखाई देगा? कर्नाटक में। कहाँ पर भाई? तो कर्नाटक में स्थित है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। और आज का अंतिम प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश में बोली जाती है? देखो, डोगरी भाषा की बात करें, यहाँ पर लिख रहा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में हमने बताया है कि लक्षद्वीप भाई साहब 36 द्वीपों का समूह है। क्या है? 36 द्वीपों का समूह है। 36 द्वीपों का समूह है। इसके बाद हमने बताया लक्षद्वीप से कि यह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही आधार पर, जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों ही आधार पर भारत का आप देखेंगे तो सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों आधार पर भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। हमने बताया इसकी राजधानी के बारे में कई बार बताया है, इसकी राजधानी है कवरत्ती। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है ना, ये आप देखेंगे मलयालम मिलेगी। क्या? मलयालम। और एक चीज़ बहुत ही पूछा जाता है कि दिवेही कहाँ पर बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में आपको दिवेही बोली जाती हुई दिखाई देगी। क्या भाई? मलयालम और दिवेही ये सब कहाँ संबंधित है? लक्षद्वीप से। असम में आप देखेंगे तो असमिया ये बोला जाता है। क्या भाई? असम में असमिया बोला जाता है, ये आप देखेंगे तो असम में हो जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बताएंगे तो जम्मू कश्मीर में उर्दू, डोंगरी ये सब जो भाषाएँ हैं ये कहाँ पर मिलेंगी? उर्दू, डोंगरी ये जो भाषाएं हैं कहाँ पर मिलेंगी? जम्मू कश्मीर में। उत्तर होना चाहिए था ऑप्शन संख्या बी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है, हिंदी। इसके अलावा गढ़वाली हो जाएगा। और दूसरी जो राजकीय भाषा है संस्कृत है। तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना यह जो राज्य है, इसकी दूसरी राजकीय भाषा अक्सर पूछी जाती है, तो दूसरी राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत। इस तरह से आज का हमारा सेशन बाबू समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बहुत ईमानदारी से, तन्मयता से पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि देखो त्यौहार वगैरह भी तभी अच्छे लगते हैं जब सरकारी नौकरी हो या फिर नौकरी हो, है ना। त्यौहार भी तभी, क्योंकि घर पे भी जाओगे खाली हाथ जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्या भाई? घर पे भी जाओगे और खाली हाथ जाओगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जल्दी से बढ़िया नौकरी पाएं और नौकरी पा के बियाह शादी करें आप लोग, है ना। क्या भाई साहब? बियाह शादी करें, ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छे से रहो। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। बहुत शानदार तरीके से रहिए। आपसे मुलाकात होगी फिर अगले दिन। धन्यवाद। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ और आपको सूचना देनी थी जो मैं भूल रहा था कि दिवाली का धमाका चल रहा है। क्या भाई? दिवाली का धमाका चल रहा है। इसको भी देखते रहेंगे कि दिवाली का जो धमाका है 10 से 15 नवंबर 2023 तक। क्या? 10 से 15 नवंबर 2023 तक इसमें बहुत भयंकर ऑफर चल रहा है उत्कर्ष एप्लीकेशन में। तो जो बच्चे यहाँ पर अभी तक इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं, क्या भाई? जो बच्चे अभी तक इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं वो यहाँ पर शुरू कर दें, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो गई है। तो दिवाली धमाका का लाभ उठाते रहो भाई, मेहनत से पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, मस्त रहो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, शुभ रात्रि।